12 सितंबर 1897 में मैरी क्यूरी को एक बेटी हुई जिसका नाम आयरीन था। मैडम मैरी अब डॉक्टरेट की पढ़ाई करना चाहती थी। मैडम मैरी को डॉक्टरेट की डिग्री के लिए थीसिस के लिए एक सब्जेक्ट ढूंढ रही थी। साल 1895 में विलियम रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। उस समय हेनरी बेकरल करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा कि यूरेनियम सॉल्ट से भी एक्सरे निकाला जा सकता था। तो मैडम क्यूरी भी यूरेनियम सॉल्ट के ऊपर काम करना चाहती थी। इसीलिए मैडम मैरी ने अपने थीसिस का टॉपिक बेकरल द्वारा खोजा गया यूरेनियम सॉल्ट के ऊपर रिसर्च करके रेडिएशन के ऊपर अपने थीसिस का टॉपिक रख दिया। यूरेनियम एक खनिज पदार्थ पिच ब्लेंड से मिलता है। उस यूरेनियम के ऊपर अलग अलग रिसर्च करके साल 1898 में मैडम मैरी ने एक नए एलिमेंट की खोज की। मैडम मैरी ने इलेक्ट्रोमीटर से उस नए एलिमेंट का रेडियो एक्टिव मापा तो वो नया एलिमेंट 400 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव था यूरेनियम से। मैडम मैरी ने उस नए एलिमेंट का नाम अपने देश पोलैंड के ऊपर से रखने का सोचा। मैडम मैरी ने उस नए एलिमेंट का नाम पोलेनियम रखा और साल 1898 में मैडम मैरी और पेरी क्यूरी ने पहली बार रेडियो एक्टिव शब्द का उपयोग किया। मैडम मैरी ने पिच ब्लेंड के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च किया तो मैडम मैरी को नया एलिमेंट मिला जिसका नाम रेडियम रखा गया। रेडियम में रे शब्द लैटिन है और रेडियम 900 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव था यूरेनियम से, जिसमें से ब्लू कलर की रे निकलती रहती थी। केमिस्ट्री में एटॉमिक वेट और एटॉमिक प्रॉपर्टी जानने के लिए रेडियम और पोलेनियम का प्योर फॉर्म चाहिए। पोलेनियम, रेडियम और यूरेनियम ये सब पिच ब्लेंड से मिलते हैं। मैडम मैरी और पेरी क्यूरी ने उस पिच ब्लेंड के ऊपर अलग अलग रिसर्च करके उसमें से प्योर 0.1 ग्राम रेडियम निकाला। पोलेनियम और रेडियम का प्योर फॉर्म मिलने से उसका एटॉमिक वेट भी निकाला गया और पोलेनियम और रेडियम को पीरियोडिक टेबल में स्थान भी दिया गया। रेडियम से ब्लू कलर की रे निकलने से मैडम मैरी को रेडियम बहुत पसंद था। इसीलिए मैडम मैरी रेडियम को एक छोटी सी ट्यूब में रखकर घूमती रहती थी। साल 1902 में मैडम मैरी के पिताजी व्लादिस्लाव स्लोडिस्की की मृत्यु हो गई। अपने पिताजी की मृत्यु के कारण मैडम मैरी के जीवन में गहरा असर हुआ। साल 1903 में मैडम मैरी को डॉक्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स की डिग्री हासिल हुई। मैडम मैरी फ्रांस की पहली ऐसी महिला थी जिसके पास डॉक्टर की डिग्री थी। साल 1903 में पोलोनियम और रेडियम की शोध के कारण मैडम मैरी और पेरी क्यूरी को रॉयल सोसाइटी के द्वारा डेवी मेडल मिला। साल 1903 में बेकरल, पेरी क्यूरी और मैडम मैरी को रेडियो एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च करने के कारण फिजिक्स में तीनों को साथ में नोबेल प्राइज़ मिला। उस वक्त महिलाओं की सफलताओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, इसीलिए मैडम मैरी की मेहनत और योगदान को नोबेल प्राइज़ की नॉमिनेशन के लिए महत्व नहीं दिया गया था। पर नोबेल प्राइज़ कमेटी में एक गोस्टा लेफरल करके एक स्वीडिश मैथमेटिशियन था, तो उन्होंने मैडम मैरी के योगदान को महत्व दिया और मैडम मैरी का नाम नोबेल प्राइज़ में रख दिया। 6 दिसंबर 1904 में मैडम मैरी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम ईव था और 1904 में मैडम मैरी को फिजिक्स में माटेउची मेडल प्राप्त हुआ। 19 अप्रैल 1906 के रोज पेरी क्यूरी एक काम के सिलसिले में घर से बाहर निकले थे। तब पेरी क्यूरी रोड क्रॉस कर रहे थे। उस वक्त एक घोड़ेसवार अचानक सामने आ गया और पेरी क्यूरी के साथ टकरा गया। इसी घोड़ी सवारी के एक्सीडेंट के कारण पेरी क्यूरी की वहीं पे मृत्यु हो गई। मैडम मैरी को अपने पति पेरी क्यूरी की मृत्यु के कारण बहुत बड़ा सदमा लगा और अपने जीवन में पेरी क्यूरी की कमी महसूस करने लगी। इसीलिए मैडम मैरी को अपना जीवन कठिन महसूस होने लगा।
पेरे क्यूरी सोर्बन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब कर रहे थे, पर पेरे क्यूरी की मृत्यु के कारण प्रोफेसर की जगह खाली हुई, तो प्रोफेसर की जगह मैरी क्यूरी को मिली। अब मैडम मैरी सोर्बन यूनिवर्सिटी में पहली महिला प्रोफेसर बन चुकी थी। मैडम मैरी अपने दो बेटी को अपना समय देना चाहती थी, इसीलिए मैडम मैरी अपनी दोनों बेटियों के साथ स्विट्जरलैंड घूमने आई। स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में अपनी दो बेटियों के साथ घूमते घूमते मैडम मैरी की मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टाइन से हुई और मैडम मैरी और अल्बर्ट आइंस्टाइन अच्छे दोस्त बन गए। मैडम मैरी और अल्बर्ट आइंस्टाइन पहाड़ों में घूमते घूमते अल्बर्ट आइंस्टाइन मैडम मैरी को सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बताते रहते थे। साल 1907 में मैडम मैरी को रॉयल इंस्टीट्यूट द्वारा ऑक्टेनियन प्राइज मिला था और साल 1909 में एलियटियन क्रेसन मेडल मिला, जो फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। साल 1910 में मैडम मैरी को रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की तरफ से अल्बर्ट मेडल मिला। रेडियम अनस्टेबल होता है, तो रेडियम को सॉल्ट के साथ रखा जाता था, तो मैडम मैरी ने अपनी मेहनत से आइसोलेट रेडियम को मेटल में कन्वर्ट किया। इसीलिए साल 1911 में नोबेल प्राइज कमेटी ने रेडियम, पोलोनियम और आइसोलेटिंग प्योर रेडियम के कारण केमिस्ट्री में मैडम मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज दिया। साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध चालू कर दिया था। उस युद्ध के कारण फ्रांस की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो उस समय फ्रांस के लोगों ने अपने पास रहा गोल्ड और सिल्वर गवर्नमेंट को डोनेट करके अपने फ्रांस के आर्मी को मदद कर रही थी। मैडम मैरी क्यूरी के पास नोबेल प्राइज वाला गोल्ड मेडल और दूसरे मेडल थे, तो मैडम मैरी वो नोबेल प्राइज वाला गोल्ड मेडल और दूसरे मेडल गवर्नमेंट को डोनेट करना चाहती थी, पर गवर्नमेंट ने मेडल लेने के लिए साफ मना कर दिया। पर मैडम मैरी क्यूरी को अपने देश के लिए कुछ करने के लिए जज्बा था, इसीलिए मैडम मैरी ने मेडल और नोबेल प्राइज के साथ जो पैसे मिले थे वो सब पैसे गवर्नमेंट को दान दे दिया। युद्ध में बहुत सारे सोल्जर बंदूक की गोली से घायल हो जाते थे और डॉक्टरों को सोल्जर की बॉडी में उस बंदूक की गोली का सटीक लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहे थे। इसीलिए डॉक्टरों को सोल्जर की बॉडी में से गोली निकालने में बहुत समस्या आ रही थी और इलाज सही से नहीं हो पा रहा था। इसी से सोल्जर की मृत्यु हो जाती थी। ये समस्या मैडम मैरी को ध्यान में आई। मैडम मैरी ने अपने रिसर्च का ज्ञान और अपने शिक्षण से अपने देश को मदद करनी सोची। मैडम मैरी ने जर्मन साइंटिस्ट विलियम रोन्टजन, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, उस एक्सरे के ऊपर मैडम मैरी ने रिसर्च करना सोची। मैडम मैरी ने एक्सरे रिसर्च में बहुत मेहनत की और एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन बना के व्हीकल में फिट कर दिया। उस व्हीकल को लिटिल क्यूरी नाम से जाना गया। मैडम मैरी अपनी बड़ी बेटी आयरीन क्यूरी के साथ मिलकर इस एक्सरे व्हीकल से युद्ध में डॉक्टरों को सोल्जर की सारवार करने में मदद कर रही थी। इस एक्सरे व्हीकल से डॉक्टरों को घायल सैनिकों के शरीर में बुलेट और टूटी हुई हड्डियों की परफेक्ट लोकेशन मिल पाती थी और बहुत सारे सैनिकों की जान बचाई गई थी। युद्ध में डॉक्टरों की सहायता के लिए मैडम मैरी ने अपनी बड़ी बेटी आयरीन क्यूरी के साथ मिलकर 150 महिलाओं को एक्सरे फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी और 200 रेडियोलॉजिकल यूनिट सेट किए। इस तरह मैडम मैरी ने अपने शिक्षण और ज्ञान के द्वारा देश के सैनिकों की जान बचा के देश की सेवा की। साल 1909 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस और पास्चर इंस्टीट्यूट ने मिलकर रेडियम इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे, जिसको डैनियल इम्फलर द्वारा फाइनेंस किया गया था। साल 1914 में पेरिस में लेबोरेटरी का बिल्डिंग बन गया था, पर उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध के कारण रेडियम इंस्टीट्यूट का काम रुक गया था।
युद्ध खत्म होने के बाद साल 1919 में पेरिस में रेडियम इंस्टीट्यूट का काम फिर से चालू हो गया। बाद में इस रेडियम इंस्टीट्यूट का नाम क्यूरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया। क्यूरी लेबोरेटरी को मैडम मेरी द्वारा 20 साल तक चलाया गया। क्यूरी लेबोरेटरी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया जाता था। इस इंस्टीट्यूट में कैंसर के पेशेंट को रेडियम के रेडिएशन द्वारा ट्रीटमेंट दी जाती थी और कैंसर की ट्रीटमेंट के ऊपर रिसर्च किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशन नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनाई गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच भाईचारा बना रहे और विश्व में शांति बनाई रहे। मैडम मैरी क्यूरी इस कमेटी की सदस्य थी। मैडम मैरी चाहती थी कि कमेटी में विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों नए आविष्कार और वैज्ञानिक कार्यों में पैसों का अभाव के कारण अपना काम ना रोके और सभी देशों के बीच शांति बनाई रहे। साल 1921 में मैडम क्यूरी को विलर्ड गिब्स अवार्ड मिला, जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। उसी साल जॉन स्कॉट अवार्ड मिला, जो सिटी काउंसिल ऑफ फिलाडेल्फिया द्वारा दिया जाता है। साल 1925 में मैडम क्यूरी और अपनी बहन ब्रोनिया के साथ मिलकर अपने देश पोलैंड के वार्सा शहर में रेडियम इंस्टीट्यूट की स्थापना की। मैडम मैरी शांत स्वभाव की इंसान थी और मैडम मैरी के पास जो कोई इंसान मदद मांगने आता था तो मैडम मैरी हो सके उतनी मदद उस इंसान को करती थी। अगर मैडम मैरी के पास कोई इंसान रेडियम का फॉर्मूला मांगे तो वो भी मैडम मैरी उस इंसान को बता देती थी। मैडम मैरी चाहती तो अपने रिसर्च को पेटेंट करके खूब पैसा कमा सकती थी, पर मैडम मैरी की सोच मानव की भलाई के लिए थी, इसीलिए अपनी खोज और अपने रिसर्च को मानव सेवा के लिए लगा दिया। मैडम मैरी क्यूरी हमेशा अपने पास रेडियम को ट्यूब में रख कर काम करते रहती थी, जिससे मैडम मैरी क्यूरी की तबीयत खराब हो गई थी। रेडियो एक्टिविटी के असर के कारण मैडम मैरी क्यूरी को अप्लास्टिक एनीमिया हो गया था। अप्लास्टिक एनीमिया के कारण साल 4 जुलाई 1934 में महान साइंटिस्ट मैडम मैरी क्यूरी की मृत्यु 66 साल की एज में हो गई थी। मैडम मैरी ने अपने अंतिम समय फ्रांस के पेशी में स्थित सेंट सेमलोज सैनिटेरियम में अपने अंतिम श्वास लेके इस दुनिया को अलविदा कहा था। मैडम मैरी क्यूरी की मृत्यु के बाद मैडम मैरी की बुक, रिसर्च पेपर, कपड़े, जूते, उसके लैब के साधन, ये सब रेडियो एक्टिव था, तो उन सभी चीज़ों को सील कर दिया गया। साल 1935 में आयरन क्यूरी और उसके पति फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी ने सिंथेसाइजिंग न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर काम करने के कारण दोनों को साथ में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। आयरन क्यूरी दुनिया की दूसरी महिला थी जिसको नोबेल प्राइज मिला था। मैरी क्यूरी की छोटी बेटी ईव क्यूरी को लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए ईव क्यूरी राइटर बनी। साल 1965 में ईव क्यूरी के पति हेनरी रिचर्डसन को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ की ओर से शांति का नोबेल प्राइज मिला था। इस तरह मैडम क्यूरी के पूरे परिवार को नोबेल प्राइज मिला था।